और मैरिज इंस्टीट्यूशंस मुझे लगता है कि बहुत ही एक हिपोक्रेसी है कहीं कहीं ना कहीं। क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है मैरिज। तो फिर डिवोर्स भी इलीगल कर दो। डिवोर्स हमारे यहाँ पहले तो डिवोर्सेस भी नहीं होते थे, रहो फिर वही टॉक्सिक इन्वायरमेंट में। उसने अपना जो जेनिटल है वो शिखंडी को दिया था फॉर 1 डे। तो रेप करना एक छोटी बात है, बल्कि और होमोसेक्सुअल होना ज़्यादा बड़ा क्राइम माना जाता है। Hello, you're watching Trends and Halt and welcome to this brand new episode of this podcast series. आज मेरे साथ हैं my friend Sonal and today will be a casual but important discussion on the LGBTQ community being the starting of Pride Month. तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, स्पेशली इंडिया में, कि किस तरह से LGBTQ कम्युनिटी जो है उसे अपनी राइट्स नहीं मिल पा रही है या वो अपनी राइट्स के लिए अभी भी उन्हें लड़ना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जो जार्गन्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं रिलेटेड टू LGBTQ कम्युनिटी। तो सबसे पहले सोनल, वेलकम टू द पॉडकास्ट। एंड सबसे एक बेसिक टर्म सबसे शुरू करते हैं कि LGBTQ जब हम कहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप तो पहले इसका मतलब बताओ कि LGBTQ का मतलब क्या है। लाइक तोड़कर मैं हाँ बताऊं? बिल्कुल, इसको मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका मतलब। तो एल मतलब होता है लेस्बियन। तो जो फीमेल्स होती है व्हेन दे आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू फीमेल्स, सो उन्हें लेस्बियन कहते हैं। एंड जी गे होता है व्हेन मेल्स आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू द सेम जेंडर, दैट इज मेल, सो दे आर कॉल्ड गे। एंड देन देर इज बी बाइसेक्सुअल, व्हेन a person is attracted to both men and women, then they are called as bisexual. And transgender, we all know that they are born either male or female, but growing up they develop into the features of other gender, so they are called as trans men or trans women later on. And q is queer. It is an umbrella term. Queer is an umbrella term under which the all these genders and orientation fall. So हमने उसको एक umbrella term दे दिया है कि those who have a different set of orientation and apart from the two, apart from the one which is identified by the society in general, which is straight, man and woman, opposite genders attract, and this is orientation and क्या बोलते हैं, जब आप उसकी जेंडर की बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल। बट क्वेयर में जो है, जो कि इस एक सेट स्टैंडर्ड से अलग आइडेंटिफाई करते हैं, सो दोज आर दोज पीपल फॉल अंडर दिस अम्ब्रेला टर्म क्वेयर। तो उसमें लेस्बियन, गेज, ट्रांसजेंडर्स, बाइसेक्सुअल्स, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल्स, ये सारी कैटेगरी फॉल करती है। तो एज आई एक्सप्लेन दिस थोड़ा सा, आई वुड लाइक टू नो कि Section 377 was decriminalized. So and this was a ruling of the British era. तो पहले तो इतना टाइम क्यों लगा इसको डीक्रिमिनलाइज करने में, और फॉर द कोर्ट, फॉर द लॉ, फॉर द जुडिशरी टू आइडेंटिफाई दैट दिस इजंट अ प्रॉब्लम, और ये गलत नहीं है। इतना टाइम क्यों लगा इसको आइडेंटिफाई करने में? सो सीइंग जैसे जो LGBT कम्युनिटी है, दे आर स्ट्रगलिंग वर्ल्ड वाइड। सो अभी इवन अगर इंडिया की बात नहीं करें तो बहुत वर्ल्ड में भी उन्हें अभी रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। तो जब ब्रिटिश एरा ख़त्म हुआ तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो हमारा पॉलिसीज़ था, हम लोग वही रिजीम में फॉलो कर रहे थे, क्योंकि हम लोग मानते थे कि, और ये एविडेंट था बेसिकली कि इंडिया वॉज फ्लरिशिंग इन ब्रिटिश रूल। इंडिया वॉज फ्लरिशिंग, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया था, हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छी हो गई थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक छूट गया था उनका कॉलोनियल पीरियड में कुछ पॉलिसीज़ या कुछ ऐसा कि ये जो उन्होंने किया है तो कुछ समझ के किया होगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। बट उसके बाद जब देखा गया कि वर्ल्ड वाइड जब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए, शायद ये फर्स्ट प्रोटेस्ट हुआ था 1860s के अराउंड हुआ था। सो मुझे लगता है कि जब 1860s में जब वहाँ पर हुआ तो उस समय पे भी रिकॉग्निशन उन्हें नहीं मिली थी, बस प्रोटेस्ट चल रहे थे बहुत जगह पर। और इंडिया क्योंकि बहुत लेट हर चीज़ में रहती है, तो मुझे लगता है कि फिर वो कमिंग ऑफ
टाइम और फिर जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स चेंज हुए, बहुत सारे जब उनकी वॉइसेस सुनने लगे लोग, तब हमें पता चला बहुत सारे थियोरेटिकली प्रूवन है कि दिस इज़ नॉट अ चॉइस, और इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि जो गे एंड लेस्बियन पीपल, दे डोंट हैव अ चॉइस कि हाँ ये एक स्विच है जो हम टर्न ऑन कर सकते हैं कभी भी और एग्जैक्टली। कभी भी टर्न ऑफ कर सके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और अगर ये ऐसा कुछ बीमारी होता तो उसके लिए मेडिसिन होती मार्केट में, तो क्यों नहीं है, बनाते कुछ मेडिसिन की हम क्योर कर ले, क्योंकि शौक तो नहीं है ना हमें किसी को, नो बडी वॉन्ट्स कि वो लोग they are treated differently, everyone wants to be treated equally, so I guess इसी वजह से थोड़ा वो लेट हो गया इंडिया इस चीज़ में कि अभी उन्हें रिकॉग्निशन मिली। और मुझे लगता है कि अभी वो एक छोटा सा ही स्टेप है, और ये एक छोटा सा ही स्टेप बहुत उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आता है इंडिया में। और मैं देख रही हूँ कि आजकल बहुत लोग ओपनली आ रहे हैं आगे, तो एक वो बोलते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो मुझे लगता है कि ये धीरे 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 करके बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और मुझे लगता है इंडिया अब ले रही है बहुत सारी ऐसी स्टेप्स, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ ही है जो ट्रांसजेंडर पीपल को इतनी इज्जत मिलती है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, तो मुझे लगता है कि बाकी कम्युनिटीज़ को भी अब मिलनी लगेगी। बट डोंट यू थिंक दैट इट वाज अ स्टीरियोटिपिकल डिसीजन बाय द ब्रिटिशर्स, बिकॉज मुझे लगता है कि वो उनकी एक आइडियोलॉजी थी अपने में, या फिर जैसा कि डिवाइड एंड रूल था, उन्होंने डिवाइड एंड रूल करके राज करना चाहा और बहुत हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए। तो उसी तरह से दे न्यू कि इंडिया में इन सब चीज़ों को स्टीरियोटिपिकली नहीं देखा जा रहा था बिफोर द ब्रिटिश एरा, बिफोर द colonial rule, and they thought that this might be a strength of this country, a strength of India, that they treat such things as non-taboo, they treat such things as normal. So इसलिए भी उन्होंने ये रूल पास किया हो मेरे ख्याल से, तो कि जस्ट लाइक डिवाइड एंड रूल, कि उनको लगा कि जब हम स्टीरियोटिपिकल थॉट्स अगर डाल देते हैं किसी के मन में, तो उस वजह से भी बहुत सारे डिविजन्स क्रिएट हो जाएंगे, उस वजह बहुत सारे बाइसेस क्रिएट हो जाएंगे, लोग अपने में ही लड़ने लगेंगे, दोज हु आइडेंटिफाई एज क्वियर और दोज हु डू नॉट, वी वोंट यूज नॉर्मल और अब नॉर्मल बिकॉज बोथ आर नॉर्मल। तो उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे तो वो डिवीजन हुआ ही, कन्फ्लिक्ट्स कराए गए और वो आज भी चल रहे हैं कहीं ना कहीं तक। तो मेरे ख्याल से ये भी उस टाइम का ही एक स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि मतलब फोर्सफुली पुट किया गया इन द सोसाइटी, सो दैट पीपल विल नॉट फाइट टुगेदर और वो अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाएं। तो मेरे ख्याल से एक ये भी कारण था। बट ठीक है, स्टिल इन 2018 रूलिंग वॉज डीक्रिमिनलाइज्ड, लेकिन स्टिल आफ्टर द सेम सेक्स रिलेशनशिप्स वर लीगली अलाउड, उनको लीगल कर दिया गया, कि बिकॉज इसके पहले इफ़ यू नो, जो इफ़ यू टू पीपल वर कॉट इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप, उसके लिए आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 14 साल तक की सज़ा थी। एक रेप के कल्प्रिट, जो एक रेप का जो होता है सज़ा, उससे भी ज़्यादा यू वर एट फॉल्ट व्हेन यू वर इन्वॉल्व इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप, तो वो उससे भी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती थी। तो ठीक है, उसके बाद डिक्रिमिनलाइज किया। बट अगर सेम सेक्स रिलेशनशिप्स आर लीगल एंड इट्स देयर इज नो एथिकल दे आर नॉट एथिकली रॉन्ग, सो फिर अब सेम सेक्स मैरिजेस को फिर लीगल रिकॉग्निशन देने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? एंड पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सेम सेक्स मैरिज के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? उनको ज़रूरत क्या सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन देने की? दे कैन मैरी ईच अदर एंड दे कैन लिव हैप्पीली, तो लीगल रिकॉग्निशन की क्या ज़रूरत है? तो जो लीगल रिकॉग्निशन के साथ बहुत सारी बेनिफिट्स आती है, तो जैसे एक मैरिड कपल इन द सेंस ऑफ मेल एंड फीमेल होते हैं, तो फिर वो एक फैमिली बना सकते हैं आप। तो लेकिन जब हम लोग गे कपल्स या लेस्बियन कपल्स की बात कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक फैमिली बनाने के लिए एडॉप्शन इज़ दी ओनली वे फॉर देम। सो एडॉप्शन वो पॉसिबल करने के लिए उन्हें वो लीगैलिटी चाहिए होती है, वो एक स्टैम्प चाहिए होता है कि हाँ दे आर सर्टिफाइड मैरिड। और इंडिविजुअली आप अडॉप्ट कर सकते हो, बट दे आर फैमिली, दे आर कंसिडरिंग देमसेल्स एज अ फैमिली। सो वो दोनों पेरेंट को एक वो हक मिले उस चाइल्ड के ऊपर, तो इस वजह से एक वो लीगल
उन्हें राइट चाहिए कि हाँ वो लीगल स्टैम्प मिल जाए, उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए। और दूसरी बेनिफिट्स की बात करें तो एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे पर्क्स आते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, एफडीज हो गए, हमारी प्रॉपर्टी हो गई। सो ये तो क्या इनके डेथ के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, तो इनका आगे कुछ वो मतलब बिकॉज ट्रांसफर दे नहीं विल होगा। नॉट बी कंसिडर्ड एज स्पाउस, क्योंकि उनको स्पाउस का रिकॉग्निशन नहीं मिला है, तो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड टू द अदर पार्टनर टू द अदर पार्टनर। विदाउट द लीगल रिकॉग्निशन. So that is why they are fighting for legal recognition of their marriage. और मैरिज इंस्टीट्यूशंस मुझे लगता है कि बहुत ही एक हिपोक्रेसी है कहीं कहीं ना कहीं। जब हम लोग बात करते हैं कि मैरिज रिकॉग्निशन, हम लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है मैरिज, तो फिर डिवोर्स भी इलीगल कर दो। डिवोर्स हमारे यहाँ पहले तो डिवोर्सेस भी नहीं होते थे, रहो फिर वही टॉक्सिक इन्वायरमेंट में, सबको रहना चाहिए फिर वही। तो जब हम लोग टाइम को देखते साथ इतना प्रोग्रेस किए हैं, जो हम लोग डिवोर्स भी ले आए, सो विमेन आर बीइंग प्रोग्रेस्ड, और फैमिलीज अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ज़बरदस्ती उस फैमिली में हो। सो मुझे लगता है कि अगर हम लोग इतने प्रोग्रेसिव माइंड्स बन रहे हैं तो क्यों नहीं हम इनको भी लीगल रिकॉग्निशन दे सकते हैं। सो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक मैरिज इंस्टीट्यूशंस और जो सो कॉल्ड पीपल है जो ये हमारे कल्चर और ये सब का झंडा लेके चलते हैं, ये सब उनकी हिपोक्रेसी है, ताकि वो केवल अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ा सके, और वो जो दूसरे हैं वो उनको वो हमेशा ही नीचे नज़रों से देखना चाहते हैं। और वो पता नहीं उनके माइंडसेट में कि वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, पता नहीं उन्हें क्या वो एक चिढ़ है उनसे, या फिर उनको कुछ इसमें मतलब पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी एट पावर हैं, वो ज़्यादातर ये सोच के ही कोई भी पॉलिसी लाते हैं पावर में या एक्ट में कि उनके जो वोटर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि वोटर्स वोट बैंक कम ना हो जाए, इस वजह से इस रूलिंग को मतलब जो ये मैरिज रिकॉग्निशन है ये नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सेम सेक्स रिलेशन जो 377 है इसको डीक्रिमिनलाइज कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जब मैरिज रिकॉग्निशन की बात आती है तो कोर्ट कहता है कि ये पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, तो ये तो वहाँ पे रूल पास होना चाहिए, और वहाँ पे रूल पास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है पॉलिटिकली ये तब वैसा होता है जब ये लोग कुछ अलग एक्सक्लूसिव राइट्स मांग रहे होते हैं, ये केवल रिकॉग्निशन मांग रहे हैं अभी, केवल उतने। अभी देखो ट्रांसजेंडर को भी ओबीसी का कैटेगरी नहीं मिला है, बट दे आर इन एन ओबीसी कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली तो उतना नहीं है जितना मुझे लगता है कि माइंडसेट लोगों का, और ये जितना माइंडसेट लोगों के साथ लोगों का चेंज हो रहा है, या माइंडसेट वही है अभी तक। और इवन मैं देखती हूँ कि अभी के भी जनरेशन है जो हम लोग सोचते हैं ना कि जेनजीज है तो थोड़े प्रोग्रेसिव माइंड के होंगे, थोड़ा न्यू उनमें आ रहा है वो न्यू आइडियाज़ और ये सब, बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं इवन पर्सनली जानती हूँ ऐसे लोगों को, मैं जिनके साथ उठती बैठती हूँ, वो ऐसे कमेंट्स कर देते हैं मतलब इन कम्युनिटीज़ के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे होके, इफ़ वी आर एजुकेटेड एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट देम, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट आवर पेरेंट्स और आर एल्डर जनरेशन्स टू डू दैट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के लिए एक चेंज होगा अगर हम लोग एक छोटा सा भी स्टेप लेते हैं वो एक्सेप्टेंस का केवल। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी जनरेशन अभी एक्सेप्ट करने लग जाएगी तो आगे जाकर वो बाकी जनरेशन में भी वो फ्लो होगा। बट अगर अभी हम लोग ही नहीं करेंगे तो ये वाला जो फाइट है, ये जो चल रहा है, ये बहुत लंबे टाइम तक चलता ही रहेगा। सो वी हैव टू स्टॉप दिस, वी आर द जनरेशन हु कैन स्टॉप दिस। तो जैसा कि अभी तुमने कहा कि हमारी जनरेशन जो है, जो करंट जनरेशन है, विल पास दिस टू द नेक्स्ट जनरेशन, वट एवर आइडियोलॉजी वी कैरी विद इन। तो isn't it that we have also carried it from our past generation? हमने भी वो आइडियोलॉजी, या फिर जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर दोज हु डू नॉट कंसिडर दिस एज अ नॉर्मल थिंग, दिस द LGBTQ कम्युनिटी। सो ऐसा भी मान सकते हैं कि हम कि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी है और उनके पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं हम में ट्रांसफ़र हुए हैं। एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमारी कहीं ना कहीं वो बचपन से वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो बढ़ते 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 वो हमारी आइडियोलॉजीज जो अभी तक, जैसे वो छोटी सी चीज़ कर देना, वो कलर
कलर डिफाइन कर देना कि पिंक इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, ब्लू इज़ ओनली फॉर बॉयज़। तो जो हम लोग जेंडर रिवील पार्टीज चलती है, ये वेस्टर्न कल्चर का ये एक हिस्सा, जेंडर रिवील पार्टीज, लेकिन अभी वो इंडिया में भी आ चुका है। तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं, तो वो बचपन से वो एक हमारे अंदर वो सीप इन हो जाता है कि हाँ, पिंक अगर कोई लड़का पहन रहा है तो ही हैज़ क्वालिटी ऑफ गर्ल्स, फेमिनिन, हाँ, फेमिनिन क्वालिटीज। तो मुझे लगता है छोटी छोटी जो ये चीज़ें हैं वो हमारा जो बड़े होकर जो हमारी एक आइडियोलॉजी बनती है उसमें बहुत ही एक इफेक्ट करती है। एक ये कलर वाला हो गया, उसके बाद फिर गेम्स, जो हम लोग बच्चों को गेम्स खिलवाते हैं बचपन से। लड़कियों को हमेशा एक किचन सेट दे दिया जाएगा कि हाँ तुम्हें इसी के साथ खेलना है, लड़कों को हमेशा डॉक्टर सेट दिया जाएगा या वीडियो गेम्स दी जाएगी। तो मुझे लगता है वो भी, और फिर लड़कों का नेल पेंट नहीं लगाना, लड़कियों का लगाना, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। तो ये सब कमेंट्स है जो हम लोगों को फिर बड़े होकर ये हमारे दिमाग में रह जाते हैं, बच्चों के दिमाग में, और फिर हम लोग उसी तरीके से अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं सोसाइटी में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग आइडियोलॉजीज़ वो सब कैरी करते 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 बड़े हुए हैं, और फिर वो हमें जब वो एक मिरर सामने दिखाया जाता है कि नो, दिस इज़ नॉट द सोसाइटी, मेल एंड फीमेल आर नॉट द ओनली वन, तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि बचपन से ही हमें ये दिखाया गया है। सो इट बिकम्स हार्ड फॉर अस टू एक्सेप्ट देम। तो इसीलिए अभी ये जो रिवील हो रहा है और ये बहुत खुल के सामने आ रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इसकी बात होनी चाहिए, ताकि बचपन से ही बच्चों को पता हो कि मेल एंड फीमेल आर नॉट दी ओनली टू जेंडर्स एंड देयर आर मैनी मोर, एंड with different genders and orientations, right? genders and sexual orientations. So मुझे लगता है कि ये जब तक ये educational institutions में और families में ही नहीं start होगा, तब तक ये बड़े होकर हमारी ideologies change हो ही नहीं सकती, वो फिर वहीं की वहीं रह जाएगी। मेरे ख्याल से सेक्स एजुकेशन जो हैं, तो इंडिया में खासकर जब हम अपने पेरेंट्स से नॉर्मल भी बात करते हैं किसी, तो वी आर नॉट इवन कंफर्टेबल, मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास सेगमेंट, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप्स टू देयर पेरेंट्स। बहुत, और जो मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें, क्योंकि क्लास और पैसा जो है वो माइंडसेट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, बिकॉज यू लिव इन दैट एनवायरनमेंट, और because you live in that environment, so you also inherit that ideology from the people around you. तो इस वजह से अब सेक्स एजुकेशन की इंडिया में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक टिपिकल नज़र से देखा जाता है, एक अब नॉर्मल उसके टैबू की नज़र से देखा जाता है। तो जब एक इतनी नॉर्मल चीज़ को टैबू कंसिडर किया जाता है टू टॉक टू योर पेरेंट्स, एंड इवन इफ इट इज़ कंसिडर्ड यू नो इल मैनर्ड टू टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट योर रिलेशनशिप्स और अबाउट सेक्स एजुकेशन, तो मेरे ख्याल से अभी तो हम बहुत दूर हैं कि हम दूसरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। तो अब इससे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जो लोग कल्चर की बात करते हैं कि कल्चर और ऑल्सो नेचर, कि दिस इज अननेचुरल, तो अगर बाय बर्थ आई हैव दिस डिफरेंट ओरिएंटेशन और आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज इन अ डिफरेंट जेंडर, बट बीइंग इन अ डिफरेंट बॉडी एज अ जेंडर, तो दैट इज ऑल्सो नेचुरल ना, बिकॉज अगर मैं बाय बर्थ ऐसा फील कर रहा हूँ, फीलिंग्स आर इन टू अस बाय नेचर, राइट? हमारा जो जेंडर है, हमारे अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो वो भी बाय नेचर हैं, तो दैट हाउ इट इज़ इन नेचुरल, देन दैट इट इज़ वेरी मच नेचुरल। और ये जो इन नेचुरल अननेचुरल का जो ये टैग जो दिया गया है, इट इज़ बाय फ्यू पीपल, दोज हु वांट टू यू नो स्प्रेड प्रोपागेंडा, जो भी प्रोपागेंडा चलाना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे उनके इंटेंशंस हो सकते हैं, उसका मोटिव बहुत सारा हो सकता है, पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, जस्ट एक उनको कोई मतलब बस कुछ अपना आइडियोलॉजी एक चलाना है, दे वांट टू बी नोन फॉर समथिंग, तो उन्होंने बस एक आइडियोलॉजी चला दी, उनको भी इसके बारे में पता नहीं है। जैसे कि यू सेड अबाउट द स्विच, राइट? इट्स नॉट अ चॉइस कि हमने इट कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट? कि ये मेरी चॉइस नहीं है कि मैं गे हूँ या बाइसेक्सुअल हूँ या लेस्बियन हूँ, तो इट इज़ बाय बर्थ, दैट इज़ नेचुरल। अब कल्चर पे आते हैं, जो कल्चर की लोग बात करते हैं कि ये इंडिया का कल्चर नहीं है, तो जब हम अपनी माइथोलॉजीज उठा के देखते हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ ट्रेसेस ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल, ऑफ गेज एंड लेस्बियंस, देर आर लॉट ऑफ ट्रेसेस। इवन अगर हम अपने मॉन्यूमेंट्स देखें, जो उसमें जो स्कल्पचर हैं उसमें बहुत सारा डिपिक्शन है अबाउट द होमोसेक्सुअलिटी और एलजीबीटी की कम्युनिटी, तो हमारे कल्चर में तो था। तो फिर वो मतलब एक
क्या कहाँ पे वो पॉइंट आया जो कि जिसने उसको डिसरप्ट कर दिया और फिर ये जो धारणाएं ये सब बनने लगी? इसका एक तो क्या एजुकेशन रीज़न हो सकता है, फिर दूसरा क्या मीडिया जो हम कंज्यूम करते हैं वो बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि सिनेमा इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी। जो भी सोसाइटी में है हम वही सिनेमा में दिखता है, और कहीं ना कहीं वो पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो दोनों का क्या मतलब रोल है, एक एजुकेशन और एक सिनेमा? तो जो आपने कहा कि कहाँ पर वो छूट गया वो चीज़, जब हम लोग इतने ओपन माइंडेड थे और वी वर एक्सेप्टिंग देम, तो मुझे लगता है जब बहुत सारे कोर्ट्स थे, पैलेसेस में हम देखते थे कि हमेशा स्लेव्स रखते थे, वो सेम जेंडर के स्लेव्स, लेकिन वो हमेशा पोर्ट्रे नहीं होता था मूवीज़ में, बट इट वाज अंडरस्टूड, वो हमें पता रहता था कि बैक ऑफ द माइंड कि वो मतलब सेक्सुअल पार्टनर्स होते थे, वो राजा के या फिर रानियों के, दे वर सेक्सुअल पार्टनर्स। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि उनके साथ व्हेन वहाँ तक दे वर प्रोग्रेसिव, वो दे केम आउट एज गे एंड लेस्बियंस, उस समय टैग नहीं था वैसा कुछ, तो तब तक ये ठीक था। लेकिन जब ब्रिटिश एरा आया तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही इन पे टॉर्चर होने लगा। हुएवर केम आउट एज गे और लेस्बियंस, दे वर treated very badly, and I guess there was a death sentence also in some country, I don't know, I read it somewhere, there was death sentence for someone who came out as gay or lesbian. So it is a very harsh reality कि जब आपको ऐसा चीज़ को सुनने को मिलता है, इवन अगर आपके कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप वो सुनकर ही आप बहुत ही ट्रॉमेटाइज हो जाते हो कि अगर आप इफ़ यू कम आउट तो आपके साथ क्या होगा। तो अगर आपकी फैमिली ही, सबसे पहले तो फैमिली, आपकी फैमिली ही, आपको पता होता है कि आप उस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हो, आप वो सुनते 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 बड़े होते हो, तो आपको पता होता है कि मेरी फैमिली कहाँ तक ओपन माइंडेड है, कहाँ तक वो स्टॉप लग जाएगा उनमें। तो वो पता होता है कि अगर मैं ओपन अभी अपना कम आउट करूँगा तो फिर मेरे साथ क्या होगा। तो जब तक फैमिलीज ही एक्सेप्ट नहीं करेंगी उनको, बहुत सारे लोग हैं जैसे ट्रांसजेंडर पीपल, उन्हें ग्रोइंग अप दे नो कि उनमें चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में ऐसा, तो बहुत सारे लोग बताते नहीं है, और जो बता देते हैं उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। तो वो घर से निकल के फिर वो अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं, वो उसी में बड़े होते हैं, उन्हीं में चलते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो ट्रांसजेंडर पीपल वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे है और वो काम कर रहे हैं अच्छी जगह पे, जैसे बहुत सारे नाम है, सुशांत दिवांकर हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं ट्रांसजेंडर पीपल जो कि बहुत ही अभी अच्छे प्लेटफॉर्म में है। तो ये एक लोगों को मोटिवेशन देता है कि दे कैन कम आउट एज ट्रांसजेंडर पीपल, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उन्हें अब भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है केवल, वो अभी अच्छे प्लेटफॉर्म में, उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उन्हें भी राइट्स मिल रहे हैं बहुत सारे। तो फिर वो अब वो फ्रीली लिव कर सकते सोसाइटी में, उन्हें इस तरीके से मतलब क्लोजेट में साइड रहने की लाइन जरूरत नहीं नहीं किया है। जाएगा। हाँ, साइड लाइन नहीं किया जाएगा, और एक ये टिपिकल एक वो नहीं हो जाएगा कि हाँ तुम एक ट्रांसजेंडर पीपल हो, तुम्हारे लिए एक बस वही काम है कि यू विल गो टू फंक्शंस एंड यू विल ओनली गिव ब्लेसिंग्स एंड आस्क फॉर मनी। तो मुझे लगता है कि जब अभी जब इतना कुछ प्रोग्रेस हो रहा है ट्रांसजेंडर लोगों में, तो मुझे लगता है कि अब जो नए लोग कम आउट हो रहे हैं, तो वो एक इस वजह से भी हो रहे हैं कि हाँ, कि वहाँ पर अब एक अपॉर्चुनिटी है इन लोगों के लिए भी, तो इन्हें थोड़ी मोटिवेशन आ जाती है ये देखकर। मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि ये भीख मांगने वाला पार्ट है, और जो ट्रांसजेंडर्स का एक मतलब एक माइंडसेट सेट कर लिया गया है कि जो ट्रांसजेंडर है वो सिर्फ या तो भीख मांगेंगे, या तो फिर दे विल वर्क एज सेक्स वर्कर्स, या फिर वो बधाइयाँ देने या फिर वो ब्लेसिंग्स देने जाएंगे। तो it's not only about their choices or them being incapable, but it's also about our society accepting them in higher roles or in an intellectual role. क्योंकि अगर अभी तो खैर scenario has changed a lot because of the protests and the campaigns, there are a lot of being run. तो बिकॉज पहले अगर कोई ट्रांसजेंडर किसी एक रेप्यूटेटेड कंपनी में जाता है, उसके लिए ही नीड्स ऑल्सो एजुकेशन, ठीक है, तो एजुकेशन के लिए ही नीड्स टू गो टू अ रेप्यूटेटेड कॉलेज, और एटलीस्ट अ बेसिक एजुकेशन के लिए एक अच्छी जगह पे तो जाना पड़ेगा उसको। तो वहाँ एडमिशन मिलने में उसको दिक्कत है पहले तो, द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी, द स्कूल्स विल नॉट एक्सेप्ट ट्रांसजेंडर पीपल, तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एजुकेटेड। एंड इफ एन ट्रांसजेंडर पर्सन इज एजुकेटेड वेल, सो अगर वो किसी MNC में या फिर किसी भी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करना चाहता है, सो देर आर फ्यू पीपल हु वुड नॉट एक्सेप्ट देम एज देयर एम्प्लॉइज। तो फिर
इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, मेरे ख्याल से ये भी एक रीज़न है. इट्स नॉट दैट दे डू नॉट वांट टू लिव अ गुड लाइफ, बिकॉज बीइंग ट्रांसजेंडर इज देयर ओरिएंटेशन, बॉडीली ओरिएंटेशन, राइट, बट उससे सक्सेस से और उसके क्या बोलते हैं जॉब रोल से और ग्रोथ से कोई मैटर नहीं करता उससे. तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर ट्रांसजेंडर हूँ तो मैं अच्छा जॉब नहीं करना चाहता, अच्छे पैसे नहीं कमाना चाहता. इट्स जस्ट दैट द सोसाइटी इज नॉट गिविंग मी that opportunity to work in a good segment. And also now transgender people or the LGBTQ community people are getting involved in politics as well, और politicians भी उन्हें support कर रहे हैं. अगर हम पहली MLA की बात करें, so in India who is transgender, so Shabnam Mausi, she is the first transgender MLA from मध्य प्रदेश. So recognition तो अब मिल रहा है बहुत से लेवल पे, अब बहुत betterment है, लेकिन वी स्टिल नीड टू इम्प्रूव. ऑल्सो देर इज़ अ टर्म कॉल्ड जेंडर डिस्फोरिया. तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि स्पेशली दिस इज रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर पीपल. जेंडर डिस्फोरिया इज़ अ कंडीशन वेयर you don't identify as your gender given to you by on birth. मतलब आप जब पैदा हुए तो आपको जो जेंडर असाइन किया गया, या फिर आपको जो जिस जेंडर में आप आइडेंटिफाई किए इन टर्म्स ऑफ योर सेक्शुअल ऑर्गन्स, जेनिटल्स, तो आप उस जेंडर से रिलेट नहीं कर पाते खुद को. यू डोंट फिट इन टू दैट जेंडर. सो दिस इज अ टर्म फॉर इट विच इज़ कॉल्ड जेंडर डिस्फोरिया. So this is faced by transgender people, and because people are not aware of this, so उनको लगता है कि because of their fantasies or fascinations, people have turned transgender just to a male has become female or female has become a male. So वो फिर trans woman या trans man कहलाते हैं. So this is a term. Mythologies की हम बात कर रहे थे, तो जब मैं स्क्रिप्चर्स की बात करता हूँ तो जो हमारा कोणार्क टेम्पल है वहाँ पे बहुत सारे डिपिक्शंस मिलते हैं, एंड जो खजुराहो टेम्पल है वहाँ पे बहुत सारे डिपिक्शंस मिलते हैं. बट अगर हम और पीछे जाएं तो हमारे माइथोलॉजिकल जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. जैसे कि श्रीखंडी इज़ एन एग्जाम्पल. श्रीखंडी वॉज इन हिज प्रीवियस बर्थ, जो महाभारत में एक कैरेक्टर है, तो प्रीवियस बर्थ में ही वॉज अ फीमेल अम्बा. तो बिकॉज ही देयर वाज सम कंडीशंस कि वो भीष्म पितामह से, जो भीष्म पितामह थे, उनसे उनकी शादी होने वाली थी, बट ही बिकॉज ऑफ हिज ओथ, भीष्मास ओथ, वो शादी नहीं हो पाई एंड वो बदनामी वगैरह कुछ हुई. तो नेक्स्ट जो उनका बर्थ था उसमें श्रीखंडी के रूप में अम्बा ने जन्म लिया एंड उनसे बदला लेने के लिए. एंड उसी जो कैरेक्टर है उसमें फर्स्ट जो जेंडर जो ट्रांसप्लांट होता है, जो ऑर्गन्स मेल टू फीमेल जो सर्जरी होती है, ट्रांस सर्जरी, उसका भी मेंशन किया जाता है कि फॉर वन डे वन ऑफ द यक्षास, एक वो मतलब मिस्टिकल मैजिकल कैरेक्टर होते थे यक्षास, उसने अपना जो जेनिटल है वो शिखंडी को दिया था फॉर वन डे. सो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ ट्रांस सर्जरी. तो ये चीज़ें हमारे कल्चर में बहुत पहले से हैं. वी वर सो इवॉल्व्ड. धीरे धीरे इन चीज़ों की वजह से, हमारे माइंडसेट की वजह से अब हम पिछड़े कहलाने लगे हैं. स्पेशली इंडिया में जब हम बात करते हैं कि हाउ ओपन अबाउट इट, हाउ ओपन आर वी अबाउट इट, हाउ वोकल आर वी अबाउट द ट्रांसजेंडर और द LGBTQ कम्युनिटी इन अ होल, तो हम पिछड़े कहलाते हैं. अब लॉस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब कोर्ट ब्लेम करती है कॉन्स्टिट्यूशन को. कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला देते हुए ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कि हिंदू मैरिज जो माइथोलॉजी है उसमें हम एक फीमेल और एक मेल की ही शादी होती है, उसमें यही होता है. तो दो मेल्स कैन नॉट बी गिवन मैरिज रिकग्निशन, लीगल रिकग्निशन टू द मैरिज, बिकॉज वो दो मेल्स हैं और उसमें हमारी माइथोलॉजी में कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं है या फिर कोई मेंशन नहीं है. तो फिर मेरे ख्याल से तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको गलत बताया गया है. अल्कोहल इज बीइंग टर्म्ड रॉन्ग इन द माइथोलॉजी, तो उसे भी फिर बैन कर देना चाहिए उसमें, क्योंकि सरकार को मेरे ख्याल से प्रॉफिट मिल रहा है, देयर आर अर्निंग टैक्सेस, सब्सिडी मिल रही है, तो उसमें वो बैन तो नहीं हो रहा. क्योंकि प्राइड मंथ पे हम ये पॉडकास्ट करें सबसे पहले, तो जून को सबसे पहले तो प्राइड मंथ बोला क्यों जाता है, इसके बारे में कुछ बताओ. तो स्टोनवॉल राइट्स हुए थे, जो माना जाता है कि फर्स्ट गे लिबरेशन प्रोटेस्ट थे. सो उन्हीं तो गे लोग जो थे उन्होंने वहाँ से ही स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम अपना
अपनी नीड्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स वॉइस अप करना, तो उसके बाद से ही जो सारे जगहों पर ये टू सेलिब्रेट लव बोला जाता है, या टू सेलिब्रेट LGBT कम्युनिटी, वहाँ पर प्राइड मंथ अब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जून को हम लोग पूरे जून 1 जून से लेकर 38 जून तक हम लोग इसको प्राइड मंथ मानते हैं, जहाँ पर एवरी LGBT कम्युनिटी कम टुगेदर एंड दे जस्ट स्प्रेड लव। ओके, जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं अगर, तो ये पेरेंट्स में भी हो सकती है एंड कम्युनिटी में, तो लोगों में है ही है इनसिक्योरिटी कि इफ़ दे कम आउट तो उनको क्या फेस करना पड़ेगा, उनको हो सकता है साइड लाइन कर दिया जाए जैसा कि तुमने कहा, एंड दे वुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वल, दे वुड बी सीन डिफरेंटली बाय देयर फ्रेंड्स, बाय देयर रिलेटिव्स, नेबर्स। तो ये भी क्या एक रीज़न है कि एक तो ये रीज़न हो गया इनसिक्योरिटी कि पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारे बच्चे को लोग अलग ट्रीट करेंगे और उसको बुली किया जाएगा। दूसरी एक और चीज़ है कि जो एक फैमिली का कंसेप्ट है स्पेशली इंडियन फैमिलीज़ में, तो कि आप शादी करो एंड देन यू हैव चिल्ड्रन, तो ये जो फैमिली का कंसेप्ट है, क्योंकि वंश आगे बढ़ाना है जो एक ये टर्म है, तो क्या ये एक रीज़न है कि फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती इवन इफ दे वांट टू, कि हो सकता है उनको कोई एथिकल लेवल पे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, बट बिकॉज दे आर they need that family to continue, they need their inheritance to continue। तो अपनी, मैं उसको सेल्फिश वर्ड दूंगा कि क्या ये सेल्फिश नहीं है पेरेंट्स के लिए कि वो अपनी नीड्स को, अपने डिमांड्स को बच्चों पे डाल रहे हैं? तो इंडियन फैमिलीज़ का ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि वो हम लोग बोलते हैं कि बच्चे हमेशा वो हम लोग एक अपने मम्मी पापा के आइडियोलॉजीज़ में ही बड़े होते हैं, उन्हीं की वो छत्र छाया में बढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग, और बीइंग फ्रॉम एन इंडियन फैमिली मैं ये समझ सकती हूँ, क्योंकि वो एक जो स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में बड़े होना, कि वो लोग सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स हमें एक्सेप्ट करें, फिर जाकर हम लोग वो करते हैं कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी। तो अगर कहीं ना कहीं जब हमारे पेरेंट्स ही हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस जो हम हैं उसमें, तो हम बाहर वालों से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे फिर। तो मुझे लगता है कि सबसे तो डेफिनेटली ये बहुत ही एक सेल्फिश रीज़न है पेरेंट्स का कि वो चाहते हैं कि कि बस अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, ताकि उनका वंश आगे बढ़े और उनका नाम हो, उनकी फैमिली का नाम हो, ताकि वो, और बदनामी है जो वर्ड है ना, बदनामी हो जाएगी हमारी। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे पूछना चाहिए कि किस चीज़ में बदनामी होगी। जैसे आपका बेटा अगर ड्रग्स कर रहा हो, मतलब बहुत कुछ है यार, आपका बेटा रेपिस्ट हो, तब आपकी बदनामी नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ी बदनामी उनके लिए ये होती है कि अगर मेरा बेटा गे हो, या मेरी बेटी लेस्बियन निकल आए, या ट्रांसजेंडर हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, और बहुत ही बड़ी एक हिपोक्रेसी है फैमिलीज़ की। जब हम लोग बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को सब चीज़ में सपोर्ट करते हैं, तो वो एक सपोर्ट का भी एक लिमिटेशन होता है। वो हर चीज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे, वो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है। बट कहीं ना कहीं ये एजुकेशन इसमें भी मैटर करता है, पेरेंट्स की भी एजुकेशन लेवल। और लेकिन मैं अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दूंगी अब इस स्टेटमेंट में, लेकिन मैंने बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को भी देखा है, फैमिलीज़ को, जो ये एक वो होता है स्टेटस, हमारी सोसाइटी में हमारा स्टेटस है, हमारा रुतबा है, जो तुम अगर ऐसे कि हमारा बच्चा अगर ऐसा हो तो ये लोग मानते हैं कि बाप रे, मतलब क्या ही हो गया है। तो जब तक हम लोग ये क्या ही हो गया मेरे फैमिली में, ये वाला एटीट्यूड बंद नहीं करेंगे, ये नॉर्मली, इसीलिए तो ये सारे राइट्स हो रहे हैं कि बस ये एक नॉर्मलाइज हो जाए। हमें इन्हें कुछ एक्सक्लूसिविटी नहीं चाहिए, कि बस इन्हें नॉर्मलाइज करना है कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम उनसे उनकी सेक्सुअल नीड्स नहीं पूछते, तो हमसे हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स क्यों पूछी जा रही है कि तुम क्या करते हो। तो जब तक ये नॉर्मलाइज नहीं हो जाएगा सोसाइटी में कि हाँ ये भी एग्जिस्ट करते हैं, तब तक ये पेरेंट्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा टैबू नहीं होगा उनके फैमिली के लिए। और सोसाइटी का ही है ये एक पूरा एक कॉन्सेप्ट। अगर एक सोसाइटी में ही हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे को ही, तो फिर हम लोग क्या ही, फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे ये प्रोटेस्ट, और ये सब तो चलते ही रहेगा फिर पूरा हमेशा। मतलब एक बात ये भी है कि जो रेपुटेशन की और जो स्टैंडर्ड की एक डेफिनेशन सेट कर दी गई है कि रेपुटेशन होती क्या है, या फिर रेपुटेशन आपकी बिगड़ेगी कब, कि अगर आप एक वेल अर्निंग पर्सन है, आपकी फैमिली है, यू आर डूइंग गुड फॉर योर फैमिली, आप उनकी सारी नीड्स पूरी कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं एंड आपके बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, तो
आप एक सक्सेसफुल पर्सन और एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी रहे हैं, ये एक डेफिनेशन सेट कर दी गई है. बट और जैसा कि यू सेड कि लोगों के लिए अगर उनका बच्चा रेप करके आ जाए तो वो उतनी बदनामी और बड़ी बात नहीं होगी कि अगर पता चल जाए कि उनका बेटा या बेटी आर इन्वॉल्व इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप. अगर किसी भी, अगर जैसे हाई क्लास लोगों की बात करो जिनके पास पैसा है, अब एजुकेशन है या नहीं वो मैटर अभी इसको साइड करते हैं, बट अगर उनके पास पैसा है और उनको पता चलता है कि उनके बेटे ने किसी का रेप कर दिया, तो वो उसको बचाने की कोशिश करेंगे, वो पैसे खिलाएंगे, वो चाहेंगे कि जो केस है ये दब जाए कहीं ना कहीं, और वो उसको बचाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, बेटे से गलती हो गई, मान लिया, लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि उनका बेटा या बेटी सेम सेक्स रिलेशन में इन्वॉल्व है या होमोसेक्सुअल है, तो वो खुद ही उसकी लाइफ हराम कर देंगे, उनका जीना हराम कर देंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, बुली करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो रेप करना एक छोटी बात है, बल्कि और होमोसेक्सुअल होना ज़्यादा बड़ा क्राइम माना जाता है. तो इस माइंडसेट के साथ ग्रोथ तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते. दूसरी बात, हम और डिप्लीट होते जा रहे हैं. एंड माइंडसेट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी भी ये वीडियो अगर कुछ लोग देख रहे होंगे तो उनके दिमाग में अभी भी ये स्टीरियोटाइप्स चल रहे होंगे कि ये मतलब गलत बात हो रही है, या फिर ये जो नॉर्म्स हैं ये गलत बोल रहे हैं, इनकी आइडियोलॉजी सही नहीं है. तो फ्यूचर में मैं अभी भी खैर ये मानता हूँ कि बहुत बेटरमेंट हुआ है लोगों की आइडियोलॉजी में अभी पहले के मुकाबले, क्योंकि अब सोशल मीडिया जब से बूम पे आया है तो बहुत सारे कैंपेन्स हैं. यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ दिस इज़ नेचुरल एंड नॉर्मल एंड वाई शुड दिस बी ट्रीटेड नॉर्मल. और क्योंकि लॉ से भी सेक्शन 377 वॉज डीक्रिमिनलाइज्ड, और वो बहुत बड़ा स्टेप था कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए क्रिमिनल माना जा रहा है तो देयर इज़ नो वे यूल कम आउट प्राउड ऑफ इट. तो वो तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं डीक्रिमिनलाइज हुआ है और वर्डिक्ट्स चल रहे हैं. अभी वर्डिक्ट आया नहीं है, ट्रायल्स चल रहे हैं फॉर द सेम सेक्स रिकग्निशन. तो मुझे लगता है कि इन नियर फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट रिकग्निशन तो बाय गवर्नमेंट तो हमें मिल जाए. बट हाँ, आइडियोलॉजी चेंज होने में ऑफ जनरल पब्लिक मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा, क्योंकि इसके लिए बात करनी होगी. जब तक बात नहीं होगी, जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे, जो मिथ्स हैं वो बर्स्ट नहीं होंगे, तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सोसाइटी से कि वो एक्सेप्ट करें डिफरेंट जेंडर्स को अपार्ट फ्रॉम मेल एंड फीमेल, और डिफरेंट जो सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं उनको एक्सेप्ट करें, जिसमें एजुकेशन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है. तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये भी है कि गांव में माना जाता है अभी, जैसे कि अर्बन और अगर रूरल को हम कंपेयर करें तो रूरल एरिया में ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हैं. तो उसका क्या रीज़न, क्योंकि मीडिया तो लेकिन खैर उनके पास भी है अब, तो फिर उसका क्या रीज़न है? ऐसी क्या बात है जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर वो एक टिपिकल माइंडसेट के साथ जी ही रहे हैं, वो ज़्यादा रिसेंटली मेड कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमारा कल्चर है नहीं. क्योंकि हमने बात करी कि माइथोलॉजीज में हमारे इट्स वेरी नॉर्मल ये चीज़ें होती थी, बट एक टाइम के बाद जो कल्चर में इंटरप्शन किया गया, मॉडिफिकेशंस किए गए फॉर पर्सनल बेनिफिट या जो भी, तो क्या उस चीज़ को फॉलो करते हुए रूरल एरियाज़ में अभी तक इसको नॉर्मलाइज नहीं किया गया है ज़्यादा? मुझे लगता है रूरल एरियाज थोड़े एक पीछे रह जाते हैं रिसोर्सेज के मैटर में. अब उतना उनके पास अभी भी वो एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज का. और जहाँ तक अभी भी देखा जाए तो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उनकी अभी भी, और ये मानते हैं शायद कि ये सब जो आ रहा है ये सब वेस्टर्न कल्चर का एक हिस्सा है. और तो अभी भी आप कोई रूरल एरिया में जाओगे तो आप नहीं देखोगे कि वहाँ की औरतें या कुछ मतलब बढ़ के आगे आ रही हूँ, या फिर वहाँ की लड़कियाँ हैं वो वही थिंकिंग में है कि उन्हें बड़े होके शादी करना है, हाउसवाइफ बनना है. तो मुझे लगता है कि तो फिर अगर ये छोटी अगर चीज़ नहीं हो पा रही तो ये इतनी बड़ी ये थिंकिंग ये चेंज करना कि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, हाँ, होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करना, ये एक उनके लिए बहुत बड़ा ही चीज़ हो जाता है जब वो एक छोटी छोटी चीज़ वो नहीं कर पा रहे एक्सेप्ट. तो रूरल एरियाज़ कहीं ना कहीं इस वजह से भी पीछे रह जाते हैं. और पॉलिटिशियंस इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं. मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस की कि वो जाते हैं इन जगहों पे तो वो केवल उनके लिए यही सब बात करेंगे, उनकी बेसिक नीड्स जो है रोटी कपड़ा मकान, इनसे आगे बढ़कर वो बात ही नहीं करते. और कहीं ना कहीं ये लोग भी बहुत सिंपल लोग होते हैं, इससे आगे बढ़कर वो देखना ही नहीं चाहते हैं दुनिया को, इससे आगे बढ़कर.
तो इस वजह से भी हो सकता है कि वो थोड़े पीछे रह गए। और जहाँ तक बात रहा जो तुमने बताया कि जनरेशन जो आजकल सोशल मीडिया है, तो मुझे लगता है कि वो जो रूरल एरियाज़ में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो गांव छोड़ के बाहर चल जाते हैं, पढ़ने के लिए हो गया, तो एक फैमिली से जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। तो वो जो पढ़ रहे हैं, जो वो सीख रहे हैं, वो अपने फैमिली में इनकलकेट वो कैसे कर पाएंगे अगर उनका वो कनेक्शन ही नहीं रहा फैमिलीज़ में। और हम लोग बहुत देखते हैं कि जो बच्चे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं पढ़ने के लिए, वो अपना फैमिली ही यहाँ बसा लेते हैं। फिर वो क्या हो रहा है रूरल एरिया में, उनके फादर क्या करें, उनकी ज़मीन कोई पूछने ही नहीं जाता। तो अगर हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं और हम बस आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारी फैमिलीज हम उन्हें एडुकेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा इस एडुकेशन का। मुझे लगता है कि एडुकेशन का मतलब ही यही होता है कि इफ़ वी आर एडुकेटेड वी मेक अदर्स एडुकेटेड एज वेल। तो एक ये रीज़न भी हो सकता है कि रूरल एरियाज़ क्यों अब इस कॉन्सेप्ट को लेके प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है और इस कॉन्सेप्ट से अभी भी फेमिलराइज्ड नहीं है। बुलिंग की एक बात मैं जब करूं तो नॉर्मल अब्यूजेस तो जो होते हैं तो होते ही हैं, लेकिन इवन जो अर्बन एलीट क्लास भी है, जो अर्बन क्लास भी है, तो दे टेंड टू यूज दीज टर्मिनोलॉजीज एज एन अब्यूज, एज एन इंसल्ट। तो कि मतलब अगर कोई फेमिनिन एक्ट, कोई लड़का है जो वो फेमिनिन एक्ट कर रहा है तो उसे टर्म किया जाता है एज मीठा, या फिर ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। और अगर कोई लड़की है तो टॉम बॉय उसको बोल दिया जाता है, या फिर उस तरह से उसको इंसल्ट किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये जो टर्म्स हैं इनको एज एन इंसल्ट यूज़ करना बंद करना होगा। क्योंकि अगर कोई स्ट्रेट है तो हम उसको ऐसा नहीं बोलते अभी स्ट्रेट है क्या, तो उसमें तो इंसल्ट फील नहीं होती। तो जब हम किसी को बोलते हैं कि हम गे हैं या फिर तू गे है, तो उसमें इंसल्ट फील क्यों, उसमें एज एन इंसल्ट यूज़ क्यों करना है इस टर्म को। तो पहले तो जब तक इसको नॉर्मलाइज करने के लिए पहला स्टेप ये है कि हमको एज एन अब्यूज़ लेना पहले बंद करना होगा। बीइंग गे और बीइंग लेस्बियन और बीइंग ट्रांसजेंडर बाइसेक्सुअल इज़ नॉट एन इंसल्ट। तो पहले ये एक तो साइकोलॉजी यूथ्स में स्पेशली बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एक मैसेज दें कि किस तरह से ये जो एक स्टीरियोटिपिकल मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट है हमारा, इससे हम बाहर कैसे आएँ और क्या स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट को और एज अ यूथ हमको लेने चाहिए टू नॉर्मलाइज होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया एंड इन द एंटायर वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो मैं बस एक ही स्टेटमेंट बोलूँगी, उसी से हो जाए, जस्ट लेट देम बी। और वो जो भी कर रहा है उससे आपको क्या लेना देना है। सेक्शन 377 हटाया इसलिए क्या था, उसका बस एक ही मैं बोलूँगी कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन देयर बेडरूम्स इज़ नन ऑफ योर कंसर्न्स एंड नन ऑफ योर बिजनेस। तो आप बस उन्हें रहने दो यार, आपको नहीं पसंद आ रहा नहीं लगो मुँह, नहीं बोलने जाओ, क्या जा रहा है आप लोगों को। जस्ट मतलब दुनिया में इतनी टॉक्सिसिटी है, आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग और टॉक्सिक बनकर ज़बरदस्ती दुश्मनी करना चाहते हो। इफ़ यू डोंट लाइक देम, जस्ट डोंट अप्रोच देम। एग्जैक्टली, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो स्टे अवे फ्रॉम इट, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, दे आर नॉट इंटरप्टिंग योर लाइफ, सो नाइदर शुड यू बी इंटरेस्टेड इन what they are doing in their personal space. It's their personal space and it's none of your business. Exactly. तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो पहले तो इसको लाइक करें, एंड आई वुड वांट टू नो फ्रॉम द ऑडियंस कि क्या आपने ऐसे कोई केसेस विटनेस किए हैं जहाँ पे किसी भी LGBT कम्युनिटी के इंसान को, पर्सन को बुली किया गया, या फिर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो कि हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है। तो प्लीज़ mention them in the comments below, और आपके opinion about this podcast and about this topic and about homosexuality being normalized in India and in entire world. So please comment in the comment box. Comment section is open for you, and thank you for staying with us till now and watching this podcast. ऐसे ही पॉडकास्ट और आपके लिए बनाते रहेंगे आगे। ऐसे बहुत सारी, इस सीरीज़ में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं जिसके बारे में बात करना तो ज़रूरी है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं घबराते हैं, हम नहीं घबराते। तो ऐसे पॉडकास्ट आपके लिए हम ज़रूर लाते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग ट्रेंड्स इन ऑल्ट।